तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और फिर हमें सुप्रीम जो बोन होता है उसके बारे में बताया जा रहा था, जैसे कि एक मिस्टीरियस बोन है जिसके ऊपर र्यून से इंचेंट किया गया, और अगर किसी के पास ये बोन आ जाता है तो वो जो है उसके पास एक सुप्रीम इनेट क्वालिटी का टैलेंट आ जाएगा, और फिर वो फ्यूचर में डेफिनेटली एक पीयरलेस ओवरलोड बन जाएगा। तो होस्ट, क्या आप चाहते हो कि मैं इसको जो हूँ आपके ऊपर फ्यूज़ कर दूँ, मतलब आपकी बॉडी के साथ फ्यूज़ कर दूँ? फिर अपना जो हीरो होता है वो बोलते हैं क्या सुप्रीम ओवरलोड मतलब पीयरलेस ओवरलोड? यार ऑफ कोर्स, पूछने की बात है, जल्दी से इसका जो है ये मेरे बॉडी के साथ फ्यूज़ कर दे। और फिर हम देखते हैं तुरंत ही जो सुप्रीम बोन का फ्यूज़न होता है वो होने लगता है, और आसपास काफ़ी ज़्यादा गोल्डन एनर्जी भी होता है, फ्लो हो रहता है। फिर जो सिस्टम होता है वो बोलता है कि वेल ये बाइंडिंग प्रोसेस भी हो रहा है तो थोड़ा टाइम लगेगा, और फिर जैसे ये फ्यूज़ हो जाएगा तो होस्ट का कॉम्बैक्ट पावर है जो वो स्काई रॉकेट मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जो बाइंडिंग होता है वो कंप्लीट हो जाता है, और फिर हम देखते हैं जो होंग होता है वो मन में बोल रहा होता है कि यार अचानक इस बंदे के साथ क्या हुआ। अचानक ही इसका जो एनर्जी फ्लक्चुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया। इवन मेरे को भी इससे खतरा मतलब डर लगने लगा है। आखिर इसको कौन सी अपॉर्चुनिटी मिली है इस वेस्टलैंड के अंदर कि इस जैसा मॉन्स्टर जो यहाँ पर पैदा हो चुका है। डैम इट यार, मेरे को जो है जितनी जल्दी हो सके इसका सबसे पहले असली कॉम्बैक्ट पावर कितना है वो चेक करना पड़ेगा। फिर बाद में मैं जो अपना इंटीग्रेशन बॉडी रेलम है उस पर ब्रेक थ्रू करूँगा, फिर बाद में इसके अगेंस्ट फाइट करूँगा। और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो नीचे आ चुका होता है, और जैसे अपना हीरो नीचे आता है उसको देखकर जो किंगडम वे का लॉर्ड होता है वो बोल रहा होता है कि डिवाइन इमोर्टल, आपका काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया था। आपकी वजह से जो हमारे किंगडम है उसमें अब बिल्कुल भी मौतें नहीं होंगे, और आपकी वजह से जो फ्यूचर जनरेशन है वो आपको हमेशा याद रखेगा। फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था केवल शुक्रिया अदा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये बस मेरा काम था जो कि मैं कर रहा हूँ। फिर हम देखते हैं एम्परर जो होता है वो बोल रहे थे कि मैं आपकी हर एक टीचिंग को याद रखूंगा। वेल, अपने हीरो ने कहा होता है कि तुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, जितने भी अब तुम्हारे पीपल्स हैं उन सबको ट्रीट करना अच्छे से। और वो उसको सुन के जो एम्परर होता है वो बोलता है कि ठीक है, आपका शुक्रिया था। और जो डॉटर होती है उसकी वो बोल रहे थे कि डिवाइन इमोर्टल, क्या मैं शांति इंसेक्ट को ज्वाइन कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे को भी जो डीमंस है उन सबको स्ले करना है, बोले तो मारना है। फिर जो हम देखते हैं अपना हीरो होता है वो अपने डिवाइन आई का इस्तेमाल करने लगता है। फिर उसके बारे में हर एक चीज़ पता चल जाता है, जैसे कि उस बंदी का नाम होता है झाओ लिंगर, एक फीमेल होती है, कल्टीवेशन तो नहीं होता लेकिन उसके पास टॉप ग्रेड का वाटर स्पिरिचुअल रूट होता है, और उसकी जो आइडेंटिटी है वो प्रिंसेस है वे किंगडम की। फिर हम देखते हैं इसको देख के जो अपना हीरो होता है वो मन में बोल रहा है कि वेल इसके बाद जो टैलेंट है कल्टीवेशन का वो तो काफ़ी अच्छा है, बोले तो ठीक ठाक ही है। और फिर अपना जो हीरो होता है वो किंगडम वे को बोलता है, लॉर्ड को बोलता है कि वेल हाँ, इस जो लिंगर का क्या बोलते हैं टैलेंट है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उसके पास एक टॉप ग्रेड का वाटर स्पिरिचुअल रूट है, तो मैं इसे अपना डिसेपल जो एक्सेप्ट करता हूँ। मतलब अपना डिसेपल नहीं बनाएगा, अपने सेक्ट में लेके जाएगा, इसको सेक्ट का डिसेपल बनाएगा। फिर ये सुन के जो किंगडम वे का लॉर्ड होता है वो काफ़ी खुश हो जाता है और बोल रहे थे कि क्या सच में सुना लिंगर तुमने, जो डिवाइन इमोर्टल है जल्दी से उनका शुक्रिया अदा करो। और हम देखते हैं जो भी लिंगर होती है वो अपने घुटनों के बल आ जाती है और बोल रहे थे कि डिवाइन इमोर्टल आपका शुक्रिया अदा। और वहीं पे जो किंगडम वे का लॉर्ड होता है वो बोल रहे थे कि सच में आपने मुझे ही नहीं बल्कि मेरी पूरी किंगडम को और मेरी जो डॉक्टर है उसको भी अपने सेक्ट में लेके जा रहे। आपका मैं किस तरह से धन्यवाद कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ दिनों में अपना एक बैंक्वेट रखने वाला हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आप वहाँ पे ज़रूर आएंगे। फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो अपने बोलता है कि होंग को बोलता है कि वेल चलो। फिर हम अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं जो अपना होंग होता है वो काफ़ी मतलब उसके आसपास काफ़ी एनर्जी फ्लो कर रहा होता है, और फिर वो बोल रहे थे कि फाइनली मेरे जितने भी चोटें थे वो हील हो चुकी है, और मेरा जो कल्टीवेशन है वो भी नन से चोल के पीच स्टेज पे आ चुके हैं। अब बस मेरे को थोड़ा सा और इंतज़ार करना है। और वो बोल रहा होता है कि जो 3000 फ्लेम स्क्रिप्चर और जो मेरे को पिल उस बंदे ने दिया था उसकी वजह से मेरा जो कल्टीवेशन स्पीड है वो सच में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। इसका जो मेथड है वो सच में काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, अपने हीरो को बोल रहा होता है। और मन में बोल रहे थे भले उसने मेरी मदद तो की है लेकिन फिर भी जो उसने मेरे को ह्यूमिलेशन दिया उसका बदला मैं ज़रूर लेकर रहूँगा। जो भी उसकी वजह से मैंने अपने आप को ह्यूमिलेट किया करवाया है उसका बदला ज़रूर लूँगा। एक बार बस मैं इंटीग्रेशन बॉर्डर लेवल पे ब्रेक थ्रू कर लेता हूँ, फिर अपना बदला लूँगा, 10 गुना नहीं 100 गुना बदला लूँगा। और वहीं पे मन में सोचने लगता है कैसे अपना हीरो उसके सामने घुटने टेक है और उसके सामने खड़ा है,
और यही सब सोच रहा था। लेकिन फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो उसको बुला लेता है और बोल रहा होता है कि लिटिल होंग जल्दी से मेरे पास आओ, तुम्हारा जो मास्टर है तुम्हें देखना चाहता है। और उसको देख के जो अपना होंग होता है वो गुस्सा करने लगता है और मन में बोल रहा था यार अब इस बंदे के साथ क्या, चलो कोई बात नहीं। जब भी ये मेरे को बुलाता है मेरे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। और वहीं पे हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा होता है कि ये मार्शल आर्ट नोवेल सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि जो अपना हीरो इस नोवेल के अंदर अपना जो हीरो होता है वो विलन्स को काफ़ी ज़ोर से मारता है। पहले वीक होता है लेकिन फिर स्ट्रॉन्ग बनता है। वेल यार ये उसी नोवेल की बात कर रहा होता है कि जो बैटल थ्रू हेवन है ना, जो एनीमे में भी आ चुका है, काफ़ी पहले आया हुआ था वो, तो उसी के बारे में बात कर रहा है। और उसको सुन के जो अपना होंग होता है वो बोलता है कि यार आखिर ये क्या बकवास कर रहा है। फिर अपने हीरो को बोलता है कि मास्टर आपने मेरे को बुलाया। फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे क्या तुम आ चुके। और हम देखते हैं वहाँ पे एक बाथटब भी होता है। फिर उस बाथटब में अपना जो पैर होता है, अपना हीरो जो उसका अपना पैर होता है उसमें रख लेता है और बोल रहे थे कि वेल यहाँ पे आओ, जो तुम्हारे मास्टर है उसके फीट को साफ करो, बोले तो धो। और इसको सुन के तो भाई साहब अपना जो होंग होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता। और वह बोल रहे थे कि तू तेरी तो मन में बोल रहे थे कि यार भले इसने ब्लड डीमन जो मॉन्स्टर है उसको मार दिया लेकिन फिर भी ये मेरे को सहन नहीं हो रहा है इससे। अब हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे क्या हुआ, क्या तुम्हें मास्टर पसंद नहीं या फिर तुम अपने मास्टर के सामने झुकना नहीं चाहते हैं। और उसको सुन के जो अपना हीरो होंग होता है वो बोलता है नहीं नहीं डिसाइपल ऐसा नहीं कर सकता। और फिर हम देखते वो बैठ चुका होता है और वो मन में बोल रहा होता है कि मेरे जैसा एक फॉर्मर डीमन सेक्ट का लीडर जो कि ट्रू इमॉर्टल लेवल पे हुआ करता था और उसने कि कितने सारे लोगों को मारा है, आज वो एक बंदे का पैर साफ कर रहा है। और वो भी कैसा बंदा, एक वेस्टलैंड का बंदा है यार। अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरी तो नज़र ही नहीं मिल रही है। और जब अपना हीरो देखते हैं कि जो अपना होंगे वो मसाज करने वाला, वो बोलता है कि वेल डिसेबल काफ़ी अच्छा किया तुमने। और मन में बोल रहे थे कि तुझे क्या लगता है कि तू मेरे से बड़ा है। और हम देखते हैं जैसे जो होंग होता है उस पानी को देखता है, उसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और मन में बोल रहे थे कि ये पानी तो ये पानी तियाई इनफाइनाइट वाटर है। और फिर वो अपने पास्ट के बारे में बता रहे होते हैं कि जैसे कि ये जो तियाई वाटर कहीं भी मिल जाए तो अगर कोई भी मोटर इसको कंज्यूम कर लेता है तो उसका जो यूथ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब कम से कम 200 साल तक उसको लाइफ मिल जाएगा। इवन कल्टिवेटर्स के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ होती है, क्योंकि इससे जो भी कल्टिवेटर्स का बॉडी होता है उसके अंदर जितने भी इम्प्योरिटीज़ होती है उसको प्योरीफाई कर देता है और उसके कल्टीवेशन लेवल में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट देता है, जिसके कारण काफ़ी सारे कल्टीवेटर्स भी इसको पाने के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहती है उनके अंदर। इवन अगर छोटा सा बॉटल मिल जाए तो सेंट्रल डोमेन के अंदर पूरा ये हड़कंप मचा देता है। और ये बंदा इससे अपने पैर को साफ करवा रहा है, किस तरह का बंदा यार ये। और इससे एक बात तो कंफर्म हो जाता है कि इसको काफ़ी ज़्यादा ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी जो है मिला हुआ, लेकिन ये उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा रहा। और वहीं पे उस पानी को देख के मन में बोल रहा था अगर एक बार मैं इसको पी लेता हूँ तो मेरी जो कल्टीवेशन है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें बूस्ट मिलेगा। लेकिन फिर जैसे ही वो सोचते कि यार इसमें तो उसका पैर है, उसमें पैर धो रहा है और उसको देख के उसको उल्टी आने लगती है। मन में बोल रहा नहीं नहीं ये मैं ऐसा कैसे सोचता हूँ यार। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे कि यार क्या हुआ होंग, तू अपना एक्सप्रेशन इतना क्यों बना रहा है, मतलब इतना अजीब सा एक्सप्रेशन क्यों बना रहा है। फिर हम देखते हैं जो होंग होता है वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं कुछ और ही सोच रहा था। और अपने मन में बोल रहा था, अपना हीरो अपने मन में बोल रहा था कि सिस्टम के चेक इन के कारण उसने मेरे को काफ़ी ज़्यादा ही जो इनफाइनाइट वाटर वो दे दिया। अब मैं इतना सारा क्या ही करूँगा, उस मैंने सोचा कि इससे अपना पैर ही साफ़ कर लेता हूँ। और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा होता है कि डिसेबल तुम्हारा मास्टर चाहता है कि ये जो तुम्हारा पानी है उसको थोड़ा गर्म कर दो। और फिर हम देखते हैं जो अपना होंग होता है वो अपने हाथ में फायर ले आता, उस पानी को गर्म करने लगता, उसके कारण अपने हीरो को काफ़ी अच्छा मसाज मिलने लगता। और फिर तभी हम देखते हैं वहाँ बाहर से कोई अंदर आता है और हम देखते हैं प्रिंसेस होती है। वो बोल रहे थे कि डिवाइन और इमोर्टल। यहाँ पे हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है वो काफ़ी मज़े ले रहा होता है और उसको देख के जो अपनी प्रिंसेस होती है वो कुछ ज़्यादा अजीब सा सोच लेती है और मन में बोल रही थी कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि वो इस एंगल पे होती है कि उससे कुछ और ही समझ आ रहा होता है। वेल गाइस आप तो बड़े बंदे, आप समझ चुके होगे। और वहीं पे वो मन में सोच रही होती है कि मेरे को कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि इनका मास्टर और डिसाइपल का रिलेशनशिप कुछ ऐसा होगा। और फिर यही बोल के वहाँ से भाग जाती है और बोल रही होती है कि ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसिंग है। और हम देखते उसको देख के अपना जो हीरो होता है
वो बोल रहे थे कि आखिरकार जो लिंगर है वो यहाँ से भाग क्यों गई। फिर हम देखते हैं जो अपना होंग होता है वो बोल रहे थे कि मास्टर क्या आपको ये फुट का मसाज अच्छा तो लगा, और हम देखते हैं वो शर्मा रहा होता है। यार इसमें शर्माने की क्या बात है, और मतलब क्या ही सेक्सी लग रहा होता है। और उसको देख के तो अपना हीरो का भी अरमान जाग रहा होता है और बोल रहा होता है कि हाँ हाँ बहुत अच्छा लग रहा है लिटिल होंग, तुम तो यार ये काफ़ी ज़्यादा गलत बात है कि तुम लड़का हो। और इसको देख के तो हमको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोल रहा था कि तुझे तो मैं जान से मार दूंगा एक दिन, बस एक बार मेरे पास पावर आ जाए। फिर तभी हम देखते हैं जो अपने हीरो ने रिंग पहना होता है वो वाइब्रेट करने लगता है, मतलब वो एक उसमें से मैसेज आने लगता है। फिर उसको देख के जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे क्या सेक्ट लीडर ने मेरे को मैसेज किया। और फिर हम देखते हैं उस फिंगर से आवाज़ आता है कि जूनियर ब्रदर ये जल्दी से जल्दी सेक्ट में वापस आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर जो वेस्टलैंड है उसमें काफ़ी बड़ी जो अपनी एक इवेंट है वो होने वाला है। हमने ये सुना है कि एक एंशिएंट रिलम जो है वो ओपन होने वाला है और उसकी मदद से हमारा जो शॉन्टेन सेक्ट है वो डेफिनेटली ग्लोरी की तरफ जाएगा। फिर ये सुन के जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं क्या एक एंशिएंट रिलम। फिर हम देखते हैं जो होंग होता है वो बोल रहा था कि जो एंशिएंट रिलम है उसमें काफ़ी सारे ट्रेजर्स होते हैं और उसमें काफ़ी सारे ऐसी चीज़ होते हैं जो कि कल्टीवेटर्स को फेथ की काफ़ी पूरा कल्टीवेटर्स का जो फेथ होता है उसको चेंज कर देता है और जो इमोर्टैलिटी है उसको अलाउ करता है असेंड करने के लिए। मेरे को ऐसा कभी भी नहीं लगा था कि जो वेस्टलैंड प्रोविडेंस है उसमें भी ऐसी एंशिएंट जो रिलम है वो ओपन हो सकती है। और मन में बोल रहा होती कि ये जो न्यूज़ है एंशिएंट रिलम का, मेरे ख्याल से ये अब छुपने वाला तो नहीं है, और जिसके कारण ये पूरा सेंट्रल डोमेन में भी क्योस फैला देगा। मतलब हर एक बंदे को पता चल जाए कि वेस्टलैंड में एक एंशिएंट रिलम जो वो ओपन होने वाला। और मुझे भी इस चीज़ से काफ़ी बेनिफिट लेना चाहिए ताकि मेरा जो कल्टीवेशन लेवल है वो जल्दी से उड़ जाए। बोले तो यार काफ़ी इंक्रीज हो जाए। अब क्या ही बोलो यार, हर बार यही सोचता है कल्टीवेशन, इसमें सिर्फ कल्टीवेशन नहीं है। और तभी अपने हीरो के पास भी मैसेज आ जाता है और बोल रहा था कि वेल होस्ट आपको एक नया चेक इन जो है इशू दिया जा रहा है जहाँ पे आपको जाके चेक इन करना है। वेल ये जगह और कोई नहीं बल्कि लूथियन सीक्रेट रिले में, जिसके अंदर आपको चेक इन करना है। और उसके बाद अगर आपने चेक इन किया तो काफ़ी अमेजिंग, बोले तो काफ़ी अमेजिंग जो रिवॉर्ड है वो आपको मिलेंगे। फिर ये सुन के अपना जो हीरो होता है वो बोल रहे थे कि क्या काफ़ी सरप्राइजिंग और अमेजिंग, अच्छा सिस्टम मेरे को क्या बताएगा आखिरकार किस तरह का सरप्राइज होगा। फिर सिस्टम बोलता है ना अगर मैंने बता दिया तो ये सरप्राइज ही कैसे होगा। फिर अपना जो हीरो होता है वो बोलता है कि चलो ठीक है डिसाइपल, जल्दी से जो भी यहाँ पर अपने सामान है उसको ले लो और हम यहाँ वी किंगडम से दोबारा 34 तक जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं जो अपना होंग होता है वो बोलता है कि ठीक है मस्ट अब हम चलते हैं। और फिर अपना सीन शिफ्ट होता है ग्रेट वी के इम्पीरियल पैलेस में, जहाँ पर सभी मिनिस्टर्स और जो अपना किंगडम वी का लॉर्ड होता है वो वहाँ पर होता है। और हम देखते हैं जो डॉटर होती है वो बोल रही थी कि पापा क्या मैं आपके साथ यहाँ पे रह सकती हूँ, मेरा जाने का मन तो नहीं कर रहा है। फिर हम देखते हैं जो लॉर्ड होता है वो बोलता है कि नहीं तुम्हें जो 34 सेक्टर ज्वाइन करना चाहिए, और अगर तुमने 34 सेक्टर ज्वाइन कर लिया तो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होएगी। और वैसे भी कभी भी किसी को ऐसी अपॉर्चुनिटी बर्बाद नहीं करना देना चाहिए, ठीक है। और हम देखते हैं जो वी किंगडम का लॉर्ड होता है वो बोल रहे होते हैं आपने जो भी मेरे को सिखाया मैं उसके बातों पे हमेशा कायम रहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी डॉटर का ख्याल रखेंगे। फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे कि वे सबका अपना अपना डेस्टिनी होता है, तो मैं तुम्हारी डॉटर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन सब का ख्याल उसका ख्याल हम रख लेंगे। फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं कि लेंगे जल्दी से हम मेरे पीछे आओ हम चलने वाले हैं। फिर हम देखते हैं जो अपनी लिंगर होती है वो बोल रहे थे कि पापा उम्मीद करती हूँ मैं आपसे दोबारा मिलूंगा, चलो बाय बाय। और फिर अपना सीन शिफ्ट होता है फेडरल इमोर्टल सेट के थ्रू इनहेरिटेंस हॉल में, जहाँ पे वही डिसाइपल और जो अपना मास्टर जुयांग होता है वहाँ पे बैठा हुआ होता है। और फिर जो जुयांग होता है वो बोलते हैं कि वेल ऐसा लगता है कि वेस्टलैंड प्रोविंस में काफ़ी एक्टिविटीज़ जो होने वाली, और मैंने तो ये भी सुना है कि वहाँ पे एक एंशिएंट सीक्रेट रिलम भी जो है वो भी ओपन होने वाला है। और मैंने तो ये भी सुना है कि तुम्हारे जो फादर है फादर का विंड द सेक्ट जिसको कि एनहेरिट किया और कोई नहीं बल्कि शॉन्टिन सेक्ट का मिस्टी पीक लॉर्ड ने किया। फिर हम देखते हैं जो उसका डिसाइपल होता है वो बोल रहे थे कि आपको पता है कि उसका कल्टीवेशन लेवल कितना। फिर हम देखते हैं जो जुयांग होता है वो बोलते हैं कि जैसे कि र्यूमर्स ने कहा है कि वो एक न्यू मतलब अभी नया आया है नेल्सन सोल के कल्टीवेटर में। फिर हम देखते हैं ये सुन के जो वो होता है बंदा, वो इसका नाम यार मेरे को याद नहीं हो रहा है, वो बोल रहा होता है कि क्या एक नेल्सन सोल का उसको तो नेल्सन सोल को मारना ऐसा है जैसे कि मैं चिकन को मार रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए मास्टर, मैं उसका खून भी पूरा निकाल दूंगा। और फिर हम देखते हैं जो डिसाइपल होता है वो पूछ रहा होता है कि मास्टर आपको क्या लगता है कि जो एल्डर मुंह है उसको किसने हार्म किया होगा। वेल गाइस ये बंदा इसलिए पूछ रहा है क्योंकि इनको लग रहा है कि जो हमारा बंदा है मतलब अपना हीरो है उसने एल्डर मुंह को नहीं मारा, क्योंकि जो एल्डर मुंह है
वो नैन्सन सोल के मिडल या पीक पे था शायद, मेरे को याद नहीं आ रहा है, होगा इसी पे नैन्सन सोल के पीक या फिर मिडल का पे होगा। लेकिन अपना जो हीरो है वो तो नैन्सन सोल के अर्ली पे है, तो वो कैसे मार सकता है। और फिर हम देखते हैं जो उसका मास्टर होता है वो बोल रहे थे कि वेल ये अभी भी क्लियर तो नहीं है कि आखिरकार किसने हमारे जो एल्डर मूव है उसको मारा है, लेकिन जहाँ तक सस्पिशियस जा रहा है ये पॉइंट आउट कर रहा है कि परफॉर्म्ड हैंड सेक्स के किसी बंदे ने मारा। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि जो एक सेक्ट है जो कि कैपेबल भी नहीं है, मतलब एक इतना कमज़ोर सेक्ट कैसे हमारे एल्डर मूव को मार सकता है, बस मेरे को ये सस्पिशियस लग रहा है। वेल जहाँ तक की बात है उस मिस्टी पीक की, मतलब जो मिस्टी पीक का लोड है उसकी, उसको तो संभालोगे तुम काफ़ी इजीली। और जो डिसाइपल होता है वो बोल रहे थे कि हाँ मेरे को भी ऐसे लगता है कि इस चीज़ का कल्प्रिट जो है वो कोई और ही है। लेकिन हम देखते हैं वो गुस्से वाला चेहरा बना के बोल रहा होता है कि भले ही उसने एल्डरमो को मारा हो या ना मारा हो, मैं डेफिनेटली उसके जो सेक्ट है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि ये वो बंदा है जिसने कि मेरे फादर को मारा, और ख़ास करके उस मिस्टी पीक को काफ़ी तड़पा के मारूंगा। और हम देखते हैं जो उसका मास्टर होता है वो बोल रहा होता है कि वेल वैसे जो एंशिएंट सीक्रेट रिलम है वो ओपन होने वाला है, जो कि वेस्टलैंड में ओपन हो रहा है, और मैं काफ़ी सारे एल्डर्स को तुम्हारे साथ भेजूंगा। और तुम्हें पता है ना कि तुम वहाँ पे जाओगे तो जो फेडरल इमोर्टल सेक्ट है उसको रिप्रेजेंट करोगे, तो उम्मीद करता हूँ वहाँ पे जितने भी फैक्शंस होंगे उन सबको तुम हराओगे, ठीक है। और हम देखते हैं वो बोल रहा होता है कि जहाँ तक ये मैटर है तुम्हारा रिवेंज का, वो इस जो टास्क जो मैं तुमको दे रहा हूँ उसके बाद भी कर सकते हो, क्यों है ना। फिर हम देखते हैं ये सुन के जो उसका डिसाइपल होता है वो बोलता है कि हाँ जी आपका जो डिसाइपल है वो आपकी बातों को मानता है। फिर हम देखते हैं जैसे ही वो जाता है जो मास्टर होता है वो एविलस ही हंसने लगता है और बोल रहा था कि डिसाइपल तुम्हें ज़रूर ही जो तुम्हारा मिशन है उसको परफॉर्म करना है, क्योंकि तुम्हारी मदद से ही, मतलब जो भी तुम रिसोर्स लाओगे जो भी कंपटीशन में होगा और जब तुम उसको जीत जाओगे तो तुम्हारी मदद से मैं भी जो ग्रेट असर्शन का जो बॉटल लाके उसको ख़त्म करके जो ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडेंस रिलम है उसको ब्रेक थ्रू कर लूँगा। और फिर हम दोनों ही जो है दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगी, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तुम मेरी मदद कर रहे हो, एक तरह से ये दोनों का ही फ़ायदा है। और फिर हमें बताया जाता है और हमें बताया जा रहा होता है कि कौन रिलम में जो बंदा डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रिलम में पहुँच जाता है उसको क्या हम गॉड्स बोलते हैं, और जो बंदा बॉडी इंटीग्रेशन रिलम में पहुंच जाता है उसको हेवनली गॉड बोलते हैं, और जो बंदा ग्रेट असेंशन रिलम पे पहुंच जाता है उसको वेनरेबल बोलते हैं और उसको सुप्रीम वन भी बोला जा सकता है। और जो बंदा ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडेंस रिलम में पहुंच जाता है उसको हम सूडो इमोर्टल बोलते हैं। और जिस बंदे के पीछे इमोर्टल वर्ड लग जाए तो उसे पता चल जाना चाहिए कि उसके पास इतना स्ट्रेंथ आता है कि वो पूरे रीजन के ऊपर डोमिनेट कर सकता है। और एंशिएंट रिलम के कारण जो वेस्टलैंड है उसने भी काफ़ी फेम को गेन कर लिया, क्योंकि काफ़ी सारे जो लोग हैं जो कि सेंट्रल रीजन से भी आते हैं वो यहाँ वेस्टलैंड में आ रहे हैं, जिसके कारण वेस्टलैंड का भी नाम बन चुका है। और हम देखते हैं काफ़ी सारे इमोर्टल्स को जो कि हवा में उड़कर आ रहे होते हैं, उसमें से एक एल्डर होता है वो बोल रहे थे कि वेल सच में जो वेस्टलैंड है वो काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड एरिया में आता है जिसको कि हम बारबेरियन लैंड भी बोलते हैं, लेकिन फिर भी उसके पास सिर्फ ऐसी अपॉर्चुनिटी आ गई है कि वहाँ पे इमोर्टल बना जा सकता है, मतलब किसी को अपॉर्चुनिटी मिला तो इमोर्टल बन सकता है। और वहीं पे जो दूसरा एल्डर होता है वो बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो वेस्टलैंडर्स है उनको सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लक हो गया है, जिसके कारण तो उन जैसे एक वीक बंदे के पास भी एक इमोर्टल बनने की अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, लेकिन फिर भी ये इमोर्टल बनने की अपॉर्चुनिटी उनके हाथ में तो नहीं लगने वाली। फिर जो तीसरा बंदा होता है वो बोल रहे थे कि वेल हाँ बातें तो छोड़, हमें जल्दी से जल्दी जो अपना फेदर इमोर्टल सेक्ट है उसको वहाँ पे वेस्टलैंड में जाना चाहिए, क्योंकि जैसे हम जाएंगे वहाँ पे जितना भी मतलब बोल रहे तो जितना भी वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ होंगे उन सबको हम अपने फेदर इमोर्टल सेक्ट में रख लेंगे, क्योंकि हमारे अलावा वहाँ पे कोई भी नहीं ले सकता इन सबको। और फिर अपना सीन शिफ्ट होता है ईस्टर्न डोमेन के लिवो हेवन सीक्रेट रिलम में, जहाँ पे जो अपना सीक्रेट रिलम है वो ओपन होने वाला है। वहाँ पे काफ़ी सारे जो लोग हैं बोले तो कल्टिवेटर्स है वहाँ पे आ चुके हैं। उसमें से एक जो वाइट बाल वाला एल्डर होता है वो बोल रहा था कि वेल जो सीक्रेट रिलम ओपन होने का टाइम है वो भी बस आने ही वाला है, और काफ़ी सारे जो मेजर सेक्ट्स है वो भी यहाँ पे आने वाला है।
मतलब आने वाला क्या, काफ़ी सारे आ ही गए हैं, और लेकिन बस एक सेक्ट को छोड़ के जो परफाउंड हैंड सेक्ट है वो अभी तक आया नहीं। क्या हुआ, वो जो परफाउंड हैंड सेक्ट है उन्होंने आने को रिजेक्ट कर दिया? क्या वो यहाँ पे आना नहीं चाहते? उसमें से दूसरा एल्डर जो होता है वो बोल रहे थे कि वेल मेरे ख्याल से ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है उनके पास भी काफ़ी सारे जो पावरफुल कल्टिवेटर्स है वो आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने भी जो अपना विंड एंड थंडर सेक्ट है उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन हम देखते हैं जो अलग अलग वाला एल्डर होता है जिसकी काफ़ी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ होती है, वो बोल रहा होता है, हंसने लगता है और बोल रहा था कि वेल मैंने कुछ समय के लिए स्पेकुलेशन में क्या गया कि यहाँ पे जो परफाउंड हैंड सेक्ट है उनकी बात ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी है, और वो क्या सोच रहे हैं कि वो नीचे ज़मीन पे रह के आसमानों को छूना चाहते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये जो बंदा है वो मूविंग माउंटेन सेक्ट का पैट्रियार्क है, जो कि डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पे आ चुका है। बूढ़े आदमी की एनर्जी को देख के वहाँ के जितने भी लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। उसमें से एक जो बंदा होता है वो बोल रहे थे कि क्या ये तो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम का ऑरा है। और दूसरा जो बूढ़ा आदमी होता है वो बोल रहा होता है कि मैंने तो ये सोचा था कि जो परफाउंड हेवन सेक्ट के लोग हैं वहाँ पे 2 लैंसन सोल के कल्टीवेटर आ चुका है, वही काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। लेकिन अब मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम का भी कल्टीवेटर है। सच में ये वेस्टलैंड में क्या हो रहा है? देखते हैं जितने भी मूविंग माउंटेन सेक्ट के जो लोग होते हैं, जो भी डिसेबल होते हैं, वो पैट्रियार्च को ग्रीटिंग करते हैं। और हम देखते हैं जो उसका पैट्रिक होता है, वेल इस पैट्रिक का नाम होता है ओयांग। जो ओयांग होता है वो बोल रहा था कि वेल आखिरकार ये किसने सोचा था कि जब मैं सेकुलेशन में जाऊँगा और फिर मैं डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पे भी ब्रेक थ्रू कर लूँगा, और जैसे ही मैं डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पे ब्रेक थ्रू करूँगा तो मैं यहाँ पे एक एंशिएंट सीक्रेट रियलम को पाऊँगा। सच में ऐसा लगता है हेवन में ये चाहता है कि मैं जो मैं हमारा क्या बोलते हैं मूविंग माउंटेन सेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा तरक्की करे। और फिर वो बोल रहे होते कि अब ये टाइम आ चुका है, इसकी मदद से हमारा जो माउंटेन सेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनने वाला है। और फिर हम देखते हैं ये देख के जो वहाँ के दूसरे सेक्ट के एल्डर्स होते हैं वो मन में सोच रहे होते हैं कि सभी लोग मन में सोच रहे थे कि वेल ये जो पैट्रियर्क ओयांग वो पहले ही डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पे पहुँच चुका है, और सच में जो वेस्टलैंड है अब वहाँ पे ये नंबर 1 जो बंदा है ये बन चुका है। और फिर हम देखते हैं वहाँ सभी जो एल्डर होते हैं वो उस ओयांग के सामने घुटने टेक देते हैं, घुटने तो नहीं मतलब सिर झुका लेते हैं, और बोल रहे थे कि हम सभी लोग जो गॉडली लॉर्ड है उन सबको रिस्पेक्ट देते हैं। पहले जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है जो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम है उसको गॉड कहते हैं, और जो बॉडी इंटीग्रेशन रियलम है उसको हेवनली गॉड कहते हैं। इसलिए लगा मैं ये सोच रहा हूँ कि अब मैं डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बोलूँगा, क्योंकि बोलने में थोड़ा अजीब सा लगता है। अगर मैं डेफिनेटली ये बोलूँगा, डायरेक्टली ये बोलूँगा कि हाँ ये गॉड है तो थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। तो गॉड मतलब डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो हम देखते हैं वहाँ के जितने भी माउंटेन मूविंग सेक्ट के डिसाइपल्स और एल्डर्स होते हैं वो नारा लगाने लगते हैं और बोल रहे थे कि सेक्ट लीडर आपकी जय हो, सेक्ट लीडर आप जो है काफ़ी कमाल के, और हम अब जो है वेस्टलैंड के अंदर कोई भी हमें चैलेंज करने वाला नहीं है। और ये सुन के जो बूढ़ा आदमी होता है वो काफ़ी चौड़ में आ जाता है और बोल रहे थे हाँ हाँ वो काफ़ी अच्छी बात है ना। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं आसमान में काफ़ी बिजली कड़कने लगती है, और फिर कोई बोल रहा होता है कि गॉड मार्शल होली पैलेस जो है यहाँ पे आने वाला है, तो जितने भी वेस्टलैंड के नेटिव्स यहाँ से जल्दी से भाग जाए, क्योंकि तुम्हें पता है ना तुम सभी बस एक धुन दो, मतलब ऐसा समझ लो कि तुम सभी लोग काफ़ी नीचे और हम जैसे जो ऊंच बंदे वो तुम जैसे यहाँ से नहीं मिलते। और हम देखते हैं वहाँ से काफ़ी बड़ी बड़ी जो शिप्स होती हैं, उड़ने वाले बोट होते हैं, वहाँ पे आने लगते हैं। और फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि शूतियन इम्पीरियल कोर्ट का साउदर्न किंग होता है, जो कि ले डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम कल्टिवेटर होता है। और वो जो होता है उसको कई सारे वाइल्ड डॉग्स बोल दे या मॉन्स्टर्स बोल दे वो लेके आ रहे होते हैं। उन सब का लेवल भी जो होता है वो काफ़ी पावरफुल होता है। और हम देखते हैं जो साउदर्न किंग होता है वो बोल रहे थे कि एक जो वेस्टलैंड के कल्टिवेटर्स है वो भी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन बोलते गोल्ड लेवल पे आ चुके हैं। लेकिन क्या हो गया, ये सभी लोग फिर भी कचरा है। और हम देखते हैं वहाँ पे एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के कल्टिवेटर्स होते हैं। वो देख के तो बूढ़ा आदमी जो होता है वो काफ़ी हैरान हो जाता है और मन में बोल रहा था कि क्या मैंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी गॉड रियलम में ब्रेक थ्रू करने के लिए, लेकिन ये सभी लोग मतलब इतने सारे लोग कैसे आ सकते हैं, मतलब मैं क्या ही कह सकता हूँ। और हम देखते हैं जितने भी लोग होते हैं
उन सब के सामने वो यंग जाता है और बोल रहा था कि मैं जो पैट्रिक हूँ मूविंग माउंटेन सेक्टर आप सभी को ग्रीट करता हूँ। से एक जो बंदा होता है वो काफी नकचड़े हिसाब से होते हुए बोल रहा होता है कि तेरे जैसा ओल्ड मैन सच में एक डिसग्रेस है, हम जैसे लोगों से बात करने के लिए बोल रहे थे, तू हम जैसे बंदों से बात करने के लायक भी नहीं है। और फिर दूसरा बंदा होता है वो बोल रहा था कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, भले ही तुमने गोल्ड रियलम में ब्रेक थ्रू तो कर दिया लेकिन फिर भी तू एकदम लोवेस्ट रहेगा, मतलब क्योंकि तू वेस्टलैंड से आया इसलिए तू हमेशा लो ही रहेगा, क्योंकि तू हम जैसे हाई माइटी लोगों के बात करने के लायक नहीं है। और ये सुन के जो ओयंग होता है वो काफ़ी भड़क जाता है और बोल रहा था कि जेंटलमैन मुझे पता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो आप जैसा अच्छा तो नहीं है, लेकिन आप हमको लोली नहीं कह सकते, हम इतने भी ज़्यादा नीचे। वहीं पे ओयंग जो होता है वो मन में सोच रहा होता है कि काफ़ी सारे जो डिसाइपल्स है वो मेरे को देख रहे हैं और मैं ऐसे ही अपना जो एग्जिस्टेंस है उसको इतना नीचे नहीं करने दे सकता, मुझे कुछ भी करके अपने जो इमेज है उसको बचाए रखना है। और हम देखते हैं उसमें से जो एक एल्डर होता है वो बोल रहा होता है कि तेरे जैसा बंदा जो कि बैरन रैंड से आया वो हम जैसे बंदों से ऐसे बात करे तू उसके लायक नहीं। और हम देखते हैं वो अपने स्वॉर्ड को निकालने लगता है और सिर्फ वही नहीं बाकी काफ़ी सारे जो लोग होते हैं वो गुस्सा करने लगते हैं और बोल रहे थे कि तेरे ऐसा बूढ़ा आदमी ऐसा लगता है कि तू मरना चाहता है। और फिर वो सभी लोग साथ में मिलकर अटैक करने लगते और बोल रहे थे कि जेंटलमैन चलो इस जो बूढ़ा आदमी है उसको अटैक करके मारते हैं। और फिर हम देखते हैं जो साउदर्न किंग होता है वो बोल रहे होते कि है बूढ़े आदमी तेरे ऐसा बंदा जो कि अपने गोल्ड रिलम में आ चुका है वो भी मतलब तू वेस्टलैंड से आया ना, फिर भी मानता हूँ कि तू थोड़ा मोड़ा पावरफुल होगा लेकिन फिर भी अगर तू मेरे अटैक को रोक लेता तो मैं मानूंगा हाँ तू कुछ है। और फिर कि वो अपने हाथ में एनर्जी को लाने लगता है और फिर बोल रहा होता है कि ठीक है मैं तुझे अपने सिर्फ एक ही हाथ से देखना कैसे हराता हूँ। और फिर यही बोल के वो आसमान में काफ़ी सारा जो एनर्जी होता है वो क्रिएट कर लेता है और एक काफ़ी बड़ा एनर्जी से बना हुआ पाम जो होता है वो क्रिएट करके उस बंदे की तरफ अटैक कर देता है। और फिर बोल रहे थे कि ले और देख कैसे हम दोनों के बीच में गैप जो है कितना ज़्यादा बड़ा है। और हम देखते हैं जो ओयंग होता है वो भी अपने स्वॉर्ड में एनर्जी को क्रिएट कर लेता है और फिर उस पाम की तरफ अटैक करता है। और हम देखते हैं उस अटैक के कारण वो जो पाम वाला अटैक होता है वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये देख के जो साउदर्न किंग होता है वो बोल रहा था कि हाँ वेल हाँ ठीक है मैंने तेरे को अंडर एस्टिमेट किया लेकिन कोई बात नहीं अब मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और फिर तभी हम देखते हैं उसके अटैक करने से पहले जो ओयंग होता है वो बोल रहे थे कि नहीं इस बार मैं तेरे पर अटैक करने वाला। और ये देख के जो साउदर्न किंग है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना मैजिक वेपन जो है उसको बाहर निकाल लेता है और फिर उसको निकाल के बोल रहा होता है कि हे ओल्ड मैन अब तूने सच में मेरे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिला दिया, अब मैं तेरे को यहीं पर मार डालूंगा। और फिर यही बोल के उस ओल्ड मैन के ऊपर अटैक कर देता है क्योंकि मैजिक वेपन भी होता है और उसका एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा होता है, इसी कारण जो ओल्ड मैन है वो उसको काफ़ी ज़्यादा चोट लगता है। और फिर बोल रहा था कि सच में तू कितना बड़ा लायर है, तू सच में ईस्टर्न डोमेन के नाम से एक डिसग्रेस है, तूने छुप के मेरे ऊपर अटैक किया और वो भी किसी एक मैजिक वेपन से। लेकिन फिर भी मैं ऐसी हार मान नहीं लूँगा क्योंकि भले ही मैं मानता हूँ कि हम जैसे जो कल्टीवेटर तुम जैसे कल्टीवेटर से स्ट्रॉन्ग तो नहीं लेकिन फिर भी तुम जैसे कल्टीवेटर हम जैसे वेस्टलैंड वाले कल्टीवेटर्स को ह्यूमिलेट नहीं कर सकते। फिर हम देखते ये सुन के जो साउदर्न किंग होता है उसे और भी गुस्सा आ जाता है और बोल रहा था कि ठीक है तो मुझे लगता है तेरी जो विश है उसको मैं पूरा कर देता हूँ। फिर हम देखते यही बोल के वो काफ़ी बड़ा जो अटैक होता है वो क्रिएट करने लगता है लेकिन फिर तभी हम देखते आसमान में एक और जो फॉर्मेशन टाइप होता है वो क्रिएट हो जाता है जिसके कारण उसका जो ध्यान होता है वो भटक जाता है और फिर कहीं से आवाज़ आता है अमित बाह। ये तो आज काफ़ी ज़्यादा लगता है मूड चल रहा है यहाँ पे। फिर हम देखते हैं बोलते काफ़ी सारे जो लोग होते हैं वो हैरान हो जाते हैं और बोल रहे थे कि ये तो जो मास्टर जेंगचन है वो है जो कि बुद्धा टेम्पल से आए हुए हैं। और जहाँ तक मेरे को पता है उन सब के पीछे शू यांतिन है ना जो कि शू फैमिली का यंग मास्टर है जो कि वो क्या बोलते हैं उसका जो कल्टीवेशन है वो भी स्पिरिट स्टेज पे आ चुका है। और फिर हम देखते हैं उन सब के सामने एक बुद्धिस्ट होता है, बुद्धिस्ट कल्टीवेटर होता है जो कि बोल रहा था अमित वाह। और फिर हम देखते इसको देख के जो क्या बोलते हैं ओल्ड मैन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसके पसीने आने लगते हैं क्योंकि वो मन में बोल रहा था कि ये तो बॉडी इंटीग्रेशन रिलम का बंदा है, कितना ज़्यादा पावरफुल एनर्जी फ्लो कर रहा है। और फिर तब देखते हैं वहाँ पे एक और जो स्पेसशिप होता है वो आने लगता है और फिर वो बूढ़ा आदमी मन में बोल रहा था कि ऐसा लगता है कि इस बार जो वेस्टलैंड है वो जीत नहीं सकता है। और फिर फाइनली जो फेदर इमोटर सेक्ट होता है वो भी वहाँ पे आ चुका होता है और फिर वो बोल रहे थे कि जो फेदर इमोटर सेक्ट है वो वेस्टलैंड के अंदर आ चुका है तो जितने भी वेस्टलैंडर्स है तुम सब यहाँ से चले जाओ।
और आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो बातें करने लगते हैं कि वेल ये वो देखो तो जरा, वो तो होली सन है ना फेदर इमोर्टल सेक्ट का, उसका नाम जहाँ तक मेरे को याद है उसका नाम शायद चेन शाओ है। और मैंने तो ये भी सुना है कि उसके पास सन इमोर्टल बॉडी जो कि जो पियर्स होते हैं, जो भी मतलब यंग पियर्स होते हैं, उन सब में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और ये तो कोई डाउट ही नहीं कि जो इसका ऑरा है वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ऐसा लगता है कि जो ईस्टर्न डोमेन है उसमें एक और नया स्टार जो है वो उभर के आने वाला है और अपना एक खुद का लेजेंड जो है वो लिखने वाला। फिर हम देखते हैं वहाँ पर काफ़ी सारे जो एल्डर्स होते हैं वेस्टलैंड के, वो बोल रहे होते कि चैन शाओ ये तो वही है ना यंग मास्टर जो कि विंड एंड थंडर सेक्ट का है, और जहाँ तक जो कि बंदा वेस्टलैंड से ही आया हुआ है। और फिर हम देखते जो चैनशा होता है उन सबको देख लेता है और मन में बोल रहे थे क्या वेस्टलैंड, ये तो वही एरिया है जहाँ से मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो शुरू हुआ था। लेकिन फिर भी अब मैं ऐसे तो नहीं कह सकता ना कि मैं वेस्टलैंड से आया हूँ, क्योंकि ये सच में जो हमारे फेदर इमोर्टल सेक्ट है उसको काफ़ी ज़्यादा नीचे गिराएगा। फिर हम देखते हैं जो फेदर इमोर्टल सेक्ट का एक एल्डर होता है वो बोल रहे थे कि जो हमारे होली सन है वो फेदर इमोर्टल सेक्ट से आए हुए हैं, तो तुम्हें उनके के बारे में, तुम्हें हमारे होली सन के बारे में ऐसे गोसिप करने की हिम्मत भी कैसी, और जो भी ऐसा बोलेगा उसके मुंह से जुबानें निकाल दिया जाए। और हम देखते हैं जो भी बंदे बात कर रहे होते हैं उन सब के ऊपर अटैक करके वहीं पे उस सबको मार देते हैं। और फिर हम देखते हैं जो साउदर्न किंग होता है उसके सामने झुकता है होली सन के सामने। वो बोल रहे थे कि होली सन ये जो वेस्टलैंडर्स है वो काफ़ी ज़्यादा नीच लोग है, तो आपको जो अपने हाथ को गंदा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं जो होली सन है वो बोलता है कि हाँ जैसे तुम करना चाहे कर सकते हो। और फिर फाइनली हम देखते हैं जो अपना परफॉर्मेंट हैंडसेट के लोग होते हैं, जो पैट्रियर्क और बाकी एल्डर्स होते हैं, वो भी वहाँ पे आ जाते हैं और फिर बोल रहे होते कि वेल अच्छा है, तो ये वही है मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरे को याद है एरिया जहाँ पे जो सीक्रेट रिलम है वो ओपन होने वाला है। लेकिन फिर भी हम ऐसे रेसली तो अटैक नहीं जा नहीं सकते ना। फिर अपने परफॉर्मेंट हैंडसेट में से एक जो एल्डर होता है, यार उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, तो मेरे को नाम यार ऐसे जल्दी किसी के याद भी नहीं होते, तो मैं ऐसे बस एल्डर बोल सकता हूँ। उसमें से जो एक एल्डर होता है वो बोल रहा होता है कि वेल जो मैं कहना चाहता हूँ कि मास्टर क्यों ना वो सभी लोग फाइट कर रहे हैं अभी, तो क्यों ना हम जो वेस्टलैंड है वहाँ से कहीं से चले जाए और छुप जाए और एक लॉकी मैनर की तरफ अपने आप को अपग्रेड करे, लेवल अप करे। फिर हम देखते उसमें से जो सुशियांसी होती है वो बोल रही होती है कि नहीं ऐसे ये फिर भी डिपेंड करता है कि जो जूनियर ब्रदर ई है वो आखिरकार क्या करना चाहते हैं, क्योंकि जो जूनियर ब्रदर ई है वो ही हमारे परफॉर्मेंट हैंडसेट के एक होप है जो कि हमारे परफॉर्मेंट हैंडसेट को काफ़ी ज़्यादा ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं जो क्या बोलते हैं सेक्ट मास्टर होता है उसका ध्यान कहीं जाता है और बोल रहे थे रुको जरा, वो तो जूनियर ब्रदर ई है ना जो कि हमसे पहले जा चुके। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे तभी जितने भी फेदर इमोर्टल सेक्ट के लोग होते हैं वो भी अपने हीरो को देख लेते और बोल रहे थे कि चैन साओ, ऐसा लगता है कोई यहाँ पर आना चाहता है जो कि मारना चाहता है। और फिर तभी हम देखते हैं पीछे से जो यंग होता है वो बोल रहा होता है कि यंगस्टर मुझे पता है कि तुम परफॉर्मेंट हैंडसेट से आए हो, लेकिन फिर भी तुम्हें इतना ज़्यादा इम्पल्सिव बनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर लेकिन हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है उसे पीछे मुड़ के घूरता है उसको देख के। जो उयंग होता है वो बोल रहे थे कि बस करो तुम वहाँ पे मत जाओ। और हम देखते हैं उसको देख के अपना जो हीरो होता है वो मन में उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोल रहे थे कि ये सभी लोग हम जैसे वेस्टलैंडर्स को काफ़ी ज़्यादा ही बुली कर रहे। और फिर तभी अपना हीरो जो होता है वो बोल रहे थे कि इस बार जो वेस्टलैंड है वो यहाँ पे स्टैंड करेगा, बोले तो इस बार यहाँ पे पीछे नहीं हटेगा, तुम जैसे लोगों को पीछे हटाएगा। और ये सुन के जो हम देखते होली सन होता है चैन शाओ वो बोल रहे थे कि अच्छा जरा तुम मुझे बताओगे आखिरकार तुम हो कौन। और फर्स्ट टाइम अपनी सीरीज में अपना जो हीरो होता है ऐसा लुक देखने को मिलता है जो कि बोल रहा होता है काफ़ी कोल्ड लुक में, वेल मैं तेरा बाप हूँ जिसका नाम है ई जुनलिन। और ई जुनलिन का नाम सुन के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो बोलने लगते हैं क्या ई जुनलिन ये तो वही है ना जो कि परफॉर्म है सकते आया हो, जो कि मिस्टी पीक का पीक मास्टर है। और इसको सुन के जो दूसरा बंदा होता है वो बोल रहे थे लेकिन मैंने सुना है जहाँ तक कि ये सिर्फ एक नाइनसन सोल का कल्टिवेटर है, लेकिन इसका यंग सच में काफ़ी मतलब ये काफ़ी यंग है, लेकिन ये अपने जान को ऐसे खतरे में क्यों डाल रहा है। और हम देखते ई जुनलिन का नाम सुन के तो जो चैनशा होता है उसे काफ़ी गुस्सा आ चुका होता है, क्योंकि गाइस जैसे कि पता ही है जो अपना हीरो है उसने ही चैनशा के फादर को मारा है। और ये सुन के तो उसे काफ़ी गुस्सा आ चुका होता है और बोल रहे थे कि अच्छा तो ये तू है ई जुनलिन और इसका नाम। और हम देखते होता है उसका मजाक उड़ा रहा होता है और बोल रहे थे क्या हुआ तेरे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है क्या, या फिर तेरे कान में कुछ प्रॉब्लम है। मैंने कहा ना मेरा नाम ई जुनलिन है,
सुनाई नहीं दे रहा है क्या। और हम देखते हैं जो अपना चेंशा होता है वो बोल रहे थे कि विंड एंड थंडर सेक्ट का लीडर, क्या तुमने उसे मारा है। फिर अपना हीरो जो होता है वो बोल रहा था कि अच्छा वो इडियट के बारे में तुम बात कर रहे हो, हाँ अच्छा मेरे को याद आया, मैंने उसको मारा था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ब्रैगिंग कर रहा था कि वो जो है ये मोटर बनाएगा ये वो, मतलब काफ़ी ज़्यादा बकवास कर रहा था, तो मैंने उसे मार दिया। और फिर हम देखते हैं जो चेंशा होता है उसकी आंखों में ब्लू लाइटिंग आ चुकी होती है और बोल रहे थे कि वेल मैं उसका बेटा हूँ। फिर ये सुन के अपना हीरो उसका और मजाक उड़ाता है और बोलते अच्छा था तुम हो उस इडियट के सन, तुम भी इडियट ही हो, मेरे को पता ही था। फिर हम देखते हैं ये सुन के तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है और बोल रहा था कि ये जूनियर मैं तुझे मार डालूंगा जान से। और फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक एल्डर आता है, वो बोल रहे थे कि होली सन कोई बात नहीं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है, मैं जाके उसको कैप्चर करता हूँ आपके लिए। फिर हम देखते हैं जो अपना सेंटर होता है वो बोलता है हाँ एल्डर आप जाओ इसको कैप्चर करो। और हम देखते हैं जो चंचा होता है वो बोल रहे थे कि ब्रैट अब तू गया क्योंकि तूने होली सन को डिसरिस्पेक्ट दिया, अब तू इसके बारे में पे करेगा। और फिर हम देखते तभी जो अपने पीछे से होंग होता है वो सामने आ जाता है और फिर उसको देख के वो जो होंग होता है वो बोल रहे थे कि ओहो ब्यूटी आखिर तुम कहाँ से आ रहे हो। लेकिन हम देखते हैं ब्यूटी का नाम सुन के तो उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका था क्योंकि जैसा कि पता है जो अपना होंग वो एक लड़का है, लेकिन जब भी कोई उसे लड़की समझता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। और फिर वो अपना जो ब्लेजिंग लोटस मिराज है उसको वो अटैक कर देता है। उसको देखकर तो जो होली सन है उसकी भी फट चुकी होती है क्योंकि वो जो अटैक होता है इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि जो एल्डर होता है उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं उन सब में से जो बूढ़े बालों वाला आदमी होता है वो बोल रहा था क्या ये तो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रिलम का कल्टीवेटर है, लेकिन यहाँ पे ये कैसे हुआ, वो तो तुरंत ही मर गया। और फिर ये देख के तो जो उयंग होता है वो बोल रहे थे कि कब से ही जो वेस्टलैंड प्रोविनेंस है उसमें इतने ज़्यादा पावर हाउस लेवल के लोग जो है वो रहने लगे। और वो मन में बोल रहे थे कि मैंने अपने आप को एक बार कहा था कि मैं वेस्टलैंड प्रोविनेंस में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब मेरे को सच में अब ये बात समझ आ चुका है कि ये कहा जाता है कि हर बंदा तुमसे कोई ना कोई ऊपर जरूर रहता है। और फिर तभी हम देखते अपना होंग भी अपने होंग के पास अपने हीरो के पास आ चुका होता है। और इसको देख के जो उयंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोल रहे थे क्या वो सीनियर तो पीक मास्टर ई की डिसाइपल है, लेकिन ज़रा मेरे को बताएगा कि वो बास्टर्ड कौन है जिसने मेरे को कहा था कि जो पीक मास्टर ई है वो एक सिर्फ नासन सोल का कल्टीवेटर है। और मुझे ज़रा बताएगा कब से ही जो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रिलम का कल्टीवेटर है वो अपने से नीचे नेशन सोल कल्टीवेटर को अपना मास्टर बनाएगा। आ जाए मेरे सामने, उसको सही में मैं जान से ही मार दूंगा। लेकिन मेरे को ये पता नहीं चला कब से ही जो प्रोफाउंड हेवन सेक्ट जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल बनने लगा है। और हम देखते हैं जब अपना जो सेक्ट मास्टर होता है वो बोल रहा था कि जूनियर ब्रदर ई आपने मुझे बताया नहीं कि हमारे पास में इतना पावरफुल जो आदमी है वो आ चुका है। और फिर अपना जो हीरो होता है वो बोल रहा था कि हाँ वही बात है। और फिर तभी दूसरा एल्डर होता है वो बोल रहा था कि जैसे कि मेरे को लगा था जो हमारा परफॉर्मेंस इंसेक्ट है वो अब काफ़ी जल्दी ही राइज करने वाला है। तभी जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि वेल चिंता करने की जरूरत नहीं, और हाँ मैं आपको एक अपने नए डिसाइपल से मिलाना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पे जो झाओलिंगर होते हैं वो आ चुके होते और बोल रहे थे कि वेल मेरा नाम है झाओलिंगर और मैं आप सभी सीनियर्स को ग्रेड करते। वेल गाइस मेरे को पहले लगा था कि जो झाओलिंगर है वो अपने हीरो के डिसाइपल है, लेकिन मेरे ख्याल से अब मैं गलत था कि जो झाओलिंगर है वो अपने हीरो की पर्सनल डिसाइपल जो बन चुकी है। और फिर जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे कि जब मैंने वी किंगडम के ट्रबल्स को रिजॉल्व किया था तो मैंने वहाँ पर एक टॉप ग्रेड के जो वाटर स्पिरिचुअल रूट का जो एक प्रॉमिसिंग सीडलिंग है उसको डिस्कवर किया था। और वो और कोई नहीं बल्कि जो वी किंगडम का लॉर्ड का जो डॉटर है वो है। फिर हम देखते हैं जो वहाँ पे जो लिंगर होते हैं वो आ चुकी होती है और जो सू क्योंशी होती है उसको ग्रेड कर रही होती है और बोल रही थी कि झाओलिंगर मेरा नाम है और मैं आप जैसे मास्टर को रिस्पेक्ट पे करना चाहती हूँ। और फिर हम देखते हैं जो सुक्यांशी होती है वो मन में बोल रही थी कि वेल इस लड़की के पास तो सच में काफ़ी प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो फ्लो कर रही है। और ऊपर से जो शिप में फेदर मोटरसाइकिल के लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि तुम जैसे लोगों की हिम्मत कैसी, हम जैसे लोगों को नीचे देखने की। और उसमें से जो चेंशा होता है वो बोल रहे थे कि ई जूलिन और जितने भी परफॉर्म्ड है सेक्ट में लोग हैं उन सभी लोगों को मरना होगा, क्योंकि मेरे फादर के डेथ के कारण बोले तो तूने मेरे फादर को मारा और तेरे कारण पूरा जो सेक्ट है उसको मैं तबाह कर दूंगा। और फिर हम देखते और उसमें से जो चेंशा होता है वो बोल रहे थे कि जूलिन पर्सनली मैं साथ में तेरे को अपने हाथों से मारूंगा। और फिर अपना जो हीरो होता है वो बोलते हैं कि अच्छा मेरे को मारेगा तू, अच्छा तू मेरे से फाइट करने के लायक भी नहीं है, समझा के। और वहीं पे हम देखते हैं
जो पीछे से वो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि लिटिल होंग जाओ जाके उन सभी लोगों को मजा जगा। और हम जो होंग होता है उसे सुन के काफी गुस्सा आ चुका होता है और वो बोल रहता है मन में कि यार ये बंदा मेरे को एक तरह से गार्ड डॉग की तरह समझता है। और फिर ये बोल के हम देखते हैं जो होंग होता है वहाँ से अपने उड़ के ऊपर चला जाता है। और फिर वहाँ से जो चेंशा बोल रहे थे कि तू सच में कितना बड़ा कायर है, तुझे यहाँ पे मेरे साथ फाइट करना चाहिए था लेकिन तू अपने डिसाइपल को भेज रहा है, तू एक टीचर के नाम पे कलंक है। लेकिन हम देखते हैं वहीं पे जो होंग आ जाता है वो बोल रहे थे कि वेल तेरे जैसे बंदे को मारने के लिए मेरे फादर को एक फिंगर, ओ सॉरी यार मैं फादर बोल रहा हूँ, मेरे मास्टर को एक बस फिंगर ऊपर करने की ज़रूरत है। फिर हम देखते हैं अपने होंग के ऑरा को देख के जो चेंशा होता है वो भी थोड़ा घबरा जाता है और बोल रहे थे कि वेल ब्यूटी, तेरे पास तो ब्यूटी भी और स्ट्रेंथ भी है तो तू आखिरकार एक इतने घटिया से सेक्ट में कैसे रह रही है। मैं क्या कहता हूँ ना, तू हमारे जो फेदर इमॉर्टल सेक्ट है उसको ज्वाइन कर ले, फिर हम सभी लोग तुझे जो एक तरह से रॉयल्टी की तरह ट्रीट करेंगे। फिर हम देखते हैं जो होंग होता है वो बोलते हैं कि मैं तेरे में कुछ भी इंटरेस्टेड नहीं करता हूँ। और ये सुन के जो होंग चेंशा होता है वो बोल रहे थे कि मिस एक बार दोबारा से सोच लो। लेकिन हम देखते हैं ये सुन के तो होंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ चुका था और बोल रहे थे कि हाँ मेरे मास्टर ने सही कहा था, तेरा जो फादर है वो भी तेरी तरह इडियट है सही में। और लेकिन हम देखते ये सुन के तो चेंशा को भी गुस्सा आ जाता है और बोल रहे थे कि ठीक है अब बाद में तू इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट जो है वो करने वाली। और फिर यही बोल के वो भी अपना जो अटैक होता है वो क्रिएट कर देता है जो कि एक काफ़ी जो एनर्जी होता है वो ड्रैगन का शेप ले लेता है और अपने होंग की तरफ जाने लगता है। ये देख के जो अपना होंग होता है वो बोल रहा था कि मीटियोर फ्लेयर और उसके कारण काफ़ी सारे जो आग के गोले होते हैं वो उसके अटैक को काउंटर करने लगते हैं और फिर वहीं पे वो उसको काउंटर भी कर लेता है। और ये देख के जो चेंशा होता है वो बोल रहे थे कि क्या तेरी टेक्निक ने मेरे टेक्निक को काफ़ी इजीली काउंटर कर लिया, कुछ तो है तेरे में। और ये हम देखते हैं वहीं पर जो चेंशा होता है वो हंस रहा होता है और बोल रहे थे कि बस तेरे में इतना ही था क्या। और ये देख के जो चेंशा होता है वो हंसने लगता है और बोल रहे थे कि है तेरे को इतना मतलब भी जरूरत नहीं क्योंकि मैंने अभी तो शुरू भी नहीं किया। और फिर यही बोल के हम देखते हैं जो चेंशा होता है वो अपने साथ अपने पास में काफ़ी ज़्यादा येलो एनर्जी जो होता है गैदर करने लगता है और फिर एक टेक्निक को उसके ऊपर अटैक करता है जिस टेक्निक का नाम होता है सोलर गॉड फेस्ट, जिसके कारण काफ़ी सारे एनर्जी से बने हुए जो मुक्के होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं और होंग की तरफ जाने लगते। लेकिन हम देखते वहीं पीछे से काफ़ी सारे जो एल्डर्स होते हैं वो बोल रहे थे कि वेल सही में जैसे कि हमको लगा था जो होलिसन का टैलेंट एक अनमैच्ड है, मतलब उसको कोई मैच ही नहीं कर सकता क्योंकि जो सोलर इमोर्टल बॉडी है और साथ में जो क्या बोलते हैं हेवन टायर का टेक्निक मिल जाता है तो इवन जो बॉडी इंटीग्रेशन रिलम का एक्सपर्ट होता है वो भी इसको इजीली नहीं ले सकता। और जहाँ तक ये बात है डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रिलम के वो तो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं वहीं पर जो अटैक होता है उसका काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। ये देख के बाकी सभी जो लोग होते हैं वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं और वहीं पर जो चेंशा होता है वो हंस रहा होता है, उसे लग रहा होता है कि जो अपना होंग है वहीं पे मारा जा चुका है। लेकिन हम देखते हैं अपना जो होंग होता है वहाँ से वापस आता है क्योंकि उसने जो है अपना एक फ्लावर जो होता है जो कि फ्लेयर पर्पल कलर का फ्लेम होता है और उसने फ्लावर क्रिएट किया होता है जिससे कि उसका शील्ड तरह से काम करता है। इसको देख के जो चेंशा होता है वो बोल रहे थे नहीं नामुमकिन, ऐसा हो भी कैसे सकता है, नहीं मैं रिफ्यूज़ करता हूँ। आखिरकार मेरे जैसा बंदा जो कि एक इमोर्टल बनने वाला, मैं अपने रिलम में हमेशा इनविंसिबल रहूँगा, मेरे रिलम में कोई भी मेरे को नहीं हरा सकता। और ये सुन के जो अपना होंग होता है वो बोल रहे थे कि सच में तू एक नंबर का मेंढक है जो कि हमेशा कुएं के अंदर ही रहेगा क्योंकि जो तेरे से मेंढक है वो ये देख ही नहीं सकता क्योंकि कुएं के बाहर भी पूरी दुनिया जो है पड़ी हुई है। चलो कोई बात नहीं, जो जितना भी मेरा फ्रस्ट्रेशन है जो कि मेरा यूनियन के ऊपर है, मैं जितना भी मेरे को ह्यूमिलेशन मिला है वो सारे ह्यूमिलेशन का बदला मैं तेरे ऊपर ही चुकाऊंगा। और फिर हम देखते हैं जितने भी अटैक होता है जो कि चेंशा कर रहा था उसको काफ़ी इजीली जो होंग होता है वो आराम से डोज कर ले रहा होता है और उसको काउंटर एक्ट भी करता है और जो चेंशा होता है उसके काफ़ी जोर का झापड़ मारता है। और उसको देख कर जो चेंशा होता है वो बोल रहे थे कि कैसे आखिर कैसे मेरा एक भी अटैक इसको नहीं लग रहा और इसने मेरे को मार दिया। और फिर हम देखते हैं जो चेंशा होता है वो बोल रहे थे कि मैंने कभी भी ऐसा जो कॉम्पैक्ट इंस्टीट्यूशन है नहीं देखा, इवन जो फेदर इमॉर्टल सेक्ट है उसमें भी ऐसे डिसेबल नहीं है जो कि मेरे पंचेस को काफ़ी इजीली डॉज कर सके, लेकिन तू है काफ़ी कमाल का। और अपना ये सुन के जो होंग होता है वो बोलते कि
तू एक ट्रैश है, आखिरकार तेरे से ट्रैश है, मैं क्या ही बोल सकता। और पीछे से हम देखते हैं जो फेदर इमोर्टल सेक्ट के लोग होते हैं वो बोल रहे थे कि होली सन आपके अपने ऊपर डाउट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो फेदर इमोर्टल सेक्ट के सबसे बड़े जीनियस है जो कि इमोर्टल को असेंड कर सकता है। और फिर हम देखते हैं ये सुन के जो चैंसलर होता है वो भी बोल रहे थे कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं होली सन हूँ जो कि इमोर्टल बनने वाला है और मैं अभी ऐसे ही हारा नहीं हूँ। और फिर हम देखते हैं फाइनली जो उसका बॉडी होता है बोले तो सोलर सेंट बॉडी होता है उसको अनरिच कर लेता है और फिर उसके साथ में एक और जो सोवर्जन टायर का डिवाइन आर्ट होता है जिसका नाम होता है सोलर एक्लिप्स, उससे अटैक करता है और बोल रहे थे कि बस अब तुम मर जा। लेकिन हम देखते उससे अपने हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता और बोल रहे थे कि हम तेरे जैसे बच्चे जैसे ट्रिक को मैं बस चुटकियों में ख़त्म कर सकता हूँ। चलो तुझे को दिखाता हूँ आखिर का असली पावर जो है वो किसे कहते हैं। और फिर वो फाइनल अपना सेवल कलर फ्लेमिंग इन्फर्नो जो होता है उसका इस्तेमाल करने लगता है और फिर वो बोल रहा होता है कि चलो ठीक है मैं तुझे बताता हूँ कि आखिरकार हम दोनों के बीच में जो गैप है वो कितना ज़्यादा बड़ा है। और फिर दोनों के जो अटैक होते हैं वो आपस में टकराते हैं जिसके कारण काफ़ी बड़ा जो अटैक होता है क्रिएट होता है। और उसको देख के बाकी सभी जो एल्डर्स होते हैं बाकी सभी जो लोग होते हैं वो बोल रहे थे कि क्या ये सच में डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रिलम के कल्टिवेटर, लेकिन इनका जो पावर लेवल है वो तो बॉडी इंटीग्रेशन एक्सपर्ट के बराबर है। लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ आखिरकार आखिरी में जीता कौन होगा। और फिर हम देखते हैं ऊपर से कोई जो बंदा होता है और नीचे गिर रहा होता है और फिर उसको देख के फाइनली क्लियर हो जाता है कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि फेदर इमोर्टल सेक्ट का होली सन है और जो कि हारा जा चुका है। और फिर हम देखते हैं अपना जो होंगे वहीं पे खड़ा होता है और फिर हंस के बोल रहा था कि सच में तेरे ऐसा जो बंदा जिसको कि मैं कहूँ तो एक मोमबत्ती का रोशनी है जो कि चांद की रोशनी को कंपेयर कर रहा है। और हम देखते हैं ये देख के जो सेक्ट मास्टर होता है अपने परफॉर्म्ड हैंड सेक्ट का वो बोल रहे थे कि जूनियर ब्रदर ये सच में आपका जो डिसेबल वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और फिर हम देखते हैं पीछे से जो अपना एल्डर होता है वो बोल रहे थे कि चैनशाओ भले जो उसने क्या बोलते तुम्हारे डिसेबल ने चैनशाओ को हरा दिया, लेकिन फिर भी जो फेदर इमोर्टल सेक्ट के काफ़ी सारे एल्डर्स यहीं पे तो हम मेरे ख्याल से हम यहाँ से भाग जाना चाहिए। और हम देखते हैं पीछे से दूसरी एल्डर होती है वो बोलते हैं कि वेल तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास जो है वो जूनियर ब्रदर अभी भी यहीं पर है। फिर अपना जो हीरो होता है वो बोलता है कि लिटिल होंग तुमने काफ़ी अच्छा काम किया तो तुम्हें एक्स्ट्रा मील जो मिलेगा। फिर ये सुन के जो अपना होंग होता है बोलता है शुक्रिया द मास्टर। और हम देखते हैं वहीं पर जो फेदर इमोर्टल सेक्ट का एल्डर होता है वो उस चैनशाओ को वहाँ से लेके जा रहा था। और हम देखते हैं चैनशाओ होता है वो पूरे गहरे सदमे में जा चुका होता है और बोल रहे थे कि मैं हारा गया। और वहीं पे ये हालत को देख के जो एल्डर होता है वो बोल रहे थे कि होली सन अपने आप को संभालिए। और हम देखते हैं वहीं पे जो होली सन होता है वो मन में बोल रहे थे कि एल्डर यान मैं इनविंसिबल नहीं हूँ सेम रिलम पे, मैं सच में आपके जो फेदर इमोर्टल सेक्ट के लिए उसके लिए डिसग्रेस हूँ, मतलब उसके कहने लगे लायक ही नहीं। और ये देख के जो एल्डर होता है वो बोल रहे थे मन में कि मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा था कि जो हमारा होली सन है वो इस बारबेरिक लैंड में हारा जाएगा। और सबसे बुरी बात तो ये है कि इसने अपना जो दाव हार्ट है उसका भी सेटल कर लिया और साथ में हमारा जो फेदर इमोर्टल सेक्ट का रेपुटेशन है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ चुका है। और फिर हम देखते हैं जो फेदर इमोर्टल सेक्ट का एल्डर होता है वो शिप में आ चुका होता है और बोल रहे थे कि होली सन आपको इस चीज़ के बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं क्योंकि भले ही आप यहाँ पे हार चुके हैं लेकिन आपके पास अभी भी पोटेंशियल है इमोर्टल बनने का, समझे। और हम देखते हैं वहीं पे जो एल्डर होता है वो बोल रहे थे कि हमें सबसे पहले जो भी होली सन का दाव हार्ट है उसको स्टेबलाइज करना पड़ेगा और फिर बाद में जितने भी बारबेरियंस हैं यहाँ पे मैं सबको मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और फिर हम देखते हैं वो गुस्से में अपने हीरो की तरफ देखते और बोल रहे थे कि तुमने हमारे जो होली सन है उन सबको हमारे जो होली सन है उसको इंजर करने की हिम्मत भी कैसी, ये जो मैटर है यहीं पे सेटल नहीं होगा, हम जो है जितने भी बारबेरियंस तुम जैसे बारबेरियंस को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। फिर हम देखते हैं उसमें से एक और एल्डर जो होता है वो बोलता है कि मुझे करना है, मैं इन सभी लोगों को जान से मार दूंगा। और ये देख के हम देखते हैं वहाँ के जितने भी लोग हैं वो बोल रहे थे कि क्या फेदर इमोर्टल सेक्ट का जो फाउंडेशन है वो सच में काफ़ी ज़्यादा डीप है। उन्होंने टोटल 9 जो बॉडी इंटीग्रेशन एक्सपर्ट है उन सबको भेजा है। भले ही वो जो वुमेन है वो काफ़ी पावरफुल है जिसने कि होली सन को डिफीट कर दिया, लेकिन फिर भी वो आखिरकार 9 बॉडी इंटीग्रेशन एक्सपर्ट के सामने कैसे टिक सकती है। मेरे ख्याल से हम सभी जो मेरे ख्याल से ये सभी जो लोग हैं वो यहाँ पे मरने वाले। और सच में वो जो क्या बोलते हैं डिसाइपल है जो भी अपने हीरो की जो डिसाइपल है उसका जो टैलेंट है वो काफ़ी अच्छा, लेकिन अफसोस की बात तो ये वो यहीं पे मरने वाली है। और हम देखते हैं तभी वो जो अपना होंगी होता है वो बोल रहे थे कि मास्टर देखो जरा, लेकिन हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि होंग तुम्हें टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूँगा। और फिर तभी हम देखते हैं वहाँ के जितने भी लोग होते हैं वेस्टलैंड प्रोविनेंस के जितने भी लोग होते हैं वो बोल रहे थे कि क्या जो पीक मास्टर
ये है वो भी बॉडी इंटीग्रेशन रेलम पे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे वेस्टर्न प्रोविनेंस में कब से जो इतने हेवनली लॉर्ड है वो आने लगे? ऐसा तो मेरे को कभी भी नहीं लगा था। और वहीं पे जो उयंग होता है वो बोल रहे थे कि सच में मेरे को ऐसा कभी लगा नहीं था कि जो पीक मास्टर ये है और जो काफ़ी पावरफुल होगा। मेरे तो खाली ये लगा था कि जो पीक मास्टर ई का डिसाइपल है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जो कि डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रिलम पे पहुंच चुके हैं। लेकिन मेरे को कभी नहीं लगा था कि जो उसका मास्टर होगा वो भी बॉडी इंटीग्रेशन रिलम पे पहुंच चुका होगा। लेकिन हम देखते हैं, ये देख के जो एल्डर होता है वो बोल रहे थे तो क्या होगा अगर तो बॉडी इंटीग्रेशन रिलम पे तो कुछ भी नहीं कर सकता मेरे अटैक के सामने। और यही बोल के वो अपना जो एक हाथ होता है एनर्जी से बना हुआ अपने हीरो की तरफ करने लगता है और बोल रहे थे कि तुम जैसे बारबेरियंस की हिम्मत भी कैसे हुई हम जैसे होली सन्स को बोल दी तो हमारे होली सन को डिसरिस्पेक्ट करने की। लेकिन हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो एक फिंगर आगे करता है और उसका जितना भी बड़ा हुआ एनर्जी से बना हुआ हाथ होता है उसको वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है और बोल रहा था कि अच्छा ये बात है। और ये देख के जितने भी जो भी एल्डर होता है वो काफ़ी हैरान हो जाता है। और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो काफ़ी पास उसके पहुंच जाता है और बोल रहा होता है कि बस तेरे में इतना ही था क्या। और अपना जो हीरो होता है उसके एक पंच मारता है जो कि उस एल्डर को काफ़ी जोर से लगता है। और अपना हीरो बोल रहा था कि सच में यार तू काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। और अपना जो हीरो होता है वो मन में बोल रहा था कि मेरे को ऐसा कभी भी नहीं लगा था कि जब मैं सुप्रीम बोन के साथ फ्यूज़ कर लूँगा तो मेरा जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। इवन अगर कोई मेरे सेम रैंक का बंदा भी होगा मैं उसको काफ़ी इजीली जो है क्रश कर सकता हूँ। और हम देखते हैं जो दूसरा एल्डर होता है वो बोल रहे थे कि तुम सभी लोग हम सभी लोग साथ में मिलकर अटैक करेंगे। और यही बोल के वो सभी जो एल्डर्स होते हैं वो साथ में मिलकर अपने हीरो के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी अपना जो हीरो होता है वो अपना जो ह्यूमन किंग का सील होता है उसको एक्टिवेट कर लेता है, जिसके कारण अपने हीरो का काफ़ी बड़ा जो अवतार होता है वो क्रिएट हो जाता है। और हम देखते हैं वो सभी जो एल्डर्स होते हैं अपने हीरो के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन अपना जो हीरो होता है वो सिर्फ अपने एक हैंड से जितने भी एल्डर्स होते हैं उन सबको बहुत ही बुरी तरह मारता है। ये देख के जो एल्डर होता है वो बोल रहा था कि आखिरकार ये किस तरह की डिवाइन एबिलिटी है, मैंने आज से पहले ऐसे एबिलिटी को कभी भी नहीं देखा। लेकिन एक बात तो तय है, ये जो इस बच्चे का जो टेरिफिंग टैलेंट है वो काफ़ी ज़्यादा, इवन इसका स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, सबको सप्रेस करता है। और फिर हम देखते हैं जो एल्डर होता है वो बोल रहे थे कि तुम सभी लोग अपने जो मैजिक वेपन है उन सबको इस्तेमाल करो, उन सब से इस बच्चे को मारो। और हम देखते हैं वो सभी एल्डर्स जो होते हैं वो अपने 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 जो मैजिक वेपन होता है वो सबको बाहर निकाल लेते हैं और अपने हीरो के ऊपर अटैक करने लगते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा ऑरा जो होता है बन चुका था। और फिर हम नीचे में देखते हैं काफ़ी जो भी बुद्धिस्ट टेम्पल से लोग आए होते हैं उसमें से एक बुद्धिस्ट को देखते हैं जो कि बोल रहा था अमित बा क्या ही हो रहा है यहाँ पर, कोई किसी को दया नहीं दिखा रहा है। सच में ऐसा लगता है यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मरने वाले हैं। और हम पीछे से देखते हैं जो एक बंदा होता है, वेल इस बंदे का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो बोल रहा होता, वो मन में बोल रहा होता है कि ये सच में बूढ़ा आदमी जो है, बोले तो टकलू आदमी, वो कितना ज़्यादा हाइपोक्रिटिकल है वो मुझे ही पता है। क्योंकि हाइपोक्रिटिकल मतलब यार ऐसे समझ सकते हो, साइको समझ सकते हो। मन बोल रहा होता है कि ये जो बंदा है वो सामने सामने दिखने में लगता है कि हाँ भाई काफ़ी शांत है, प्रेम चाहता है, लेकिन इसकी असली बात तो मुझे ही पता है कि ये कितना बड़ा मॉन्स्टर है। मैं इस जैसे मॉन्स्टर से कभी भी भिड़ना नहीं चाहूँगा। और वहीं पे हम पीछे में देखते हैं जो सेक्ट मास्टर है वो बोल रहे थे कि नहीं ये अच्छा नहीं है क्योंकि जूनियर ब्रदर ई है वो ऐसा लगता है डेंजर में आ चुके। और फिर हम पीछे से दूसरा एल्डर होता है वो बोल रहे थे कि मैंने पहले ही कहा था कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए था, अभी तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। और वहीं पे पीछे में जो होंग होता है वो बोल रहे थे कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें कुछ भी पता है क्या। और वहीं पे जो होंग होता है वो मन में बोल रहे थे कि वेल मैंने इस बंदे का काफ़ी अच्छे से विटनेस किया, बोले तो देखा है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसके पास अभी भी कई सारे जो ट्रिक्स है वो अभी भी इसने छुपाए हुए हैं। चलो देखते आखिरकार अब इसके पास कौन से ट्रिक्स है। फिर अपना जो हीरो होता है वो बोल रहे थे कि चलो अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ दिखाता हूँ। मैं अपनी जो डिवाइन एबिलिटी है जिसका नाम है सुप्रीम बम उसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। और अपना जो हीरो होता है वो सुप्रीम बम का इस्तेमाल करने लगता है जिसके कारण काफ़ी टेरिफाइंग एनर्जी जो होती है वो फ्लो करने लगती है। और फिर हम देखते हैं जितने भी एल्डर्स होते हैं उन सब पे इसका असर पड़ता है। और ये देख के बाकी सभी जो लोग होते हैं वो बोल रहे थे कि रुको जरा ये क्या हो रहा है, आखिरकार ये किस तरह की एनर्जी। और फिर अपना जो हीरो होता है और डिवाइन ट्रिब्यूलेशन लाइट का इस्तेमाल करता है जो कि उन सभी एल्डर्स को जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचाता है। इवन मतलब ऐसा हो जाता है वो अधमरे ही बन जाते हैं। और फिर हम देखते हैं जो काफ़ी सारे लोग होते हैं वो बोल रहे थे कि नहीं नहीं हमें बचाओ। और वहीं पे हम देखते हैं जो एल्डर यान होता है जो कि फेदर इमोर्टल सेक्ट का होता है वो बोल रहे थे कि मेरे को कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि हमको एक ऐसा बंदा मिलेगा जिससे कि हम फाइट
करने में इतना ज़्यादा हमें चोट लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि सबसे पहले जो हमारे होली सन है उनको यहाँ से भेजना होगा, और जितने भी हमारे एल्डर्स है जो भी इंजर हो चुके हैं उन सबको रिटर्न करना पड़ेगा। और हम देखते हैं जो बूढ़ा आदमी बोले तो एल्ड्रियान होता है, वो शिप से बाहर आ जाता है और अपना जो आर्टिफैक्ट होता है उसको निकाल लेता है। उसको देख के जो भी फेदर मोटरसाइकिल के डिसाइबल्स होते हैं वो बोल रहे थे कि ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। जो हमारे एल्डर है उन्होंने फाइनली जो अपने 3rd ग्रेड के स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट उनको बाहर निकाल लिया, जो कि और कोई नहीं बल्कि फ्लोटिंग पगोडा है, जो कि तब उनको मिला था जब उन्होंने अपने आप को काफ़ी प्रूफ किया था और अपने जो फेदर मोटरसाइकिल है उसमें ग्रेट एल्डर बन चुके थे। और हम देखते हैं जो ग्रेट एल्डर होता है वो अपने हीरो के पीछे आ जाता है और बोल रहे थे कि बच्चे अब तेरा जो काम है यहीं पे ख़त्म होता है। फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है मन में बोलता है परफेक्ट टाइमिंग, मैं बस तेरा यहीं पे इंतज़ार कर रहा था। और फिर तभी अपना जो सिस्टम होता है वो प्रकट हो जाता है। वो बोल रहे थे कि वेल होस्ट, ये दिखा जा रहा है कि आपके ऊपर जो एक पीक जो भी अपना बॉडी इंटीग्रेशन रियलम का एक्सपर्ट है जो कि पीक स्टेज पे है उसने अटैक किया, तो आपका पैसे जो इफेक्ट है वो अपना चालू हो जाता है और आपको जो बॉडी इंटीग्रेशन का परफेक्ट स्टेज होता है वो मिल जाता है। और फिर फाइनली जो अपना हीरो होता है वो भी उसके आसपास से काफ़ी पावरफुल और रिलीज होने लगता है, जिसको देख के जो एल्डर होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोल रहे थे कि नहीं तूने अपने कल्टीवेशन लेवल को हाइड करके रखा हुआ था। और हम देखते हैं अपना हीरो जो होता है उसकी बात को सुनता नहीं है, उसके ऊपर अटैक कर देता है और उस अटैक के कारण उस एल्डर की जो हालत होती है वो पूरी ख़राब हो जाती है। और बोल रहे थे कि सीनियर हमें माफ़ कर देना, मैं एडमिट करता हूँ इस बार डिफीट जो हमारा फेदर इमोटरसेक्ट है वो इस कॉम्पिटिशन से विड्रॉ करता है, तो प्लीज़ हमें जाने दीजिए। और हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है उसकी बात नहीं सुनता और फिर उल्टा उसके ऊपर अपने एनर्जी से बना हुआ हाथ जो होता है वो अटैक कर देता है। और फिर अपना हीरो बोल रहे थे कि तुझे क्या लगता है कि तू जब मर्जी यहाँ पर आएगा और जब मर्जी यहाँ पे जाएगा, तू यहीं पे अब मरेगा। और ये देख के जो एल्डर होता है वो बोल रहे थे कि तुझे इतना माफ़ करना, लेकिन आपको यहाँ पे इतना ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना कि मैं फेदर इमोटरसेक्ट से आया हूँ। क्या तुझे डर नहीं लगता फेदर इमोटरसेक्ट से? लेकिन नहीं, रुको जरा, अच्छा इसका मतलब ये है तू, मतलब मैं समझ चुका हूँ, तू ही हो वो जिसने कि एल्डर मुँह को मारा है। फिर हम देखते हैं ये सुन के जो अपना हीरो होता है बोलता है कि हाँ बिल्कुल तूने सही कहा, और जैसे कि तुम्हें पता ही मैंने पहले ही फेदर इमोटरसेक्ट को ऑफेंड कर दिया, तो 3-4 बंदे को और मारने से कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ जाएगा। और वहीं पे हम देखते हैं जो एल्ड्रियान होता है वहीं पर टपक जाता है। और फिर हम देखते हैं वहीं पे एक जो बंदा होता है जो कि सेंट्रल रीजन से आया हुआ होता है, वो बोल रहे थे कि ऐसा पॉसिबल भी कैसे हो सकता है कि एक कल्टीवेटर जो कि वेस्टलैंड प्रोविंस से आया हुआ उसने कि फेदर इमोटरसेक्ट जो सेक्टर एल्डर है उसको एक ही हाथ में मार दी। और वहीं पे हम देखते हैं जो एक यंग मास्टर होता है जो कि वो बोल रहा होता है मन में, वेल जो एल्डर है जो कि क्या बोलते हैं फेदर इमोटरसेक्ट है और जो चैंस है उसका दाव हार्ट भी जो है वो टूट चुका है, तो मेरे ख्याल से अब जो फेदर इमोटरसेक्ट का रेपुटेशन है वो काफ़ी सफ़र होने वाला है। और पीछे में हम देखते हैं बुद्धिस्ट होता है वो फिर भी कुछ नहीं कर रहा होता, और वो जो बंदा होता है वो मन में बोल रहा था, लेकिन फिर भी ये देखने में मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो ईस्टर्न रीजन है उसका अब क्या रिस्पॉन्स आएगा। मेरे को तो सच में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और वहीं पे हम देखते हैं जो चैंसरा होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है, बोले तो मन में बोल रहा होता है कि इवन जो एल्डर यान है वो भी इसके मैच के नहीं रहे, तो आखिरकार मैं कैसे ही मेरा जो मर्डर है जिसने कि मेरे फादर को मारा है जो कि इतना पावरफुल है, अपना रिवेंज कैसे ले पाऊंगा। और हम देखते हैं बाकी जो एल्डर्स होते हैं वो बोल रहे थे कि नहीं अच्छा नहीं है, इवन जो एल्डर है वो हमारे जो एल्डर यान है उनको भी इसने मार दिया, अब हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से जाना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी जो गोल्डन बोट है उसको एक्टिवेट करो। लेकिन हम देखते हैं जो अपना होंग होता है वो बोल रहा था कि तुझे क्या लगता है कि तू यहाँ पे जब मर्जी आएगा और जब मर्जी जाएगा और मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगा। और यही बोल के अपना जो फ्लेम अटैक होता है वो उस बोट के ऊपर करने लगता है। और ये देख के बाकी सभी जो वहाँ के लोग होते हैं वो बोल रहे थे कि क्या इवन जो उस क्या बोलते हैं उसने फेदर इमोटरसेक्ट के एल्डर को मार दिया और ये अब बाकी सभी लोगों को मारना चाहता है। ऐसा लगता है कि कम्प्लीटली फेदर इमोटरसेक्ट के लोगों को प्रोवोक करना चाहता है। और हम देखते हैं जो दूसरा बंदा होता है वो बोल रहा था कि हाँ सच में ये जो मास्टर और डिसेपल का पेयर है वो पूरा ही इंसेन, बोलो तो पागल है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे जो बुद्धिस्ट टेम्पल का एक बंदा होता है वो आ जाता है और जो फ्लेम अटैक होता है उसको रोक लेता है और बोल रहा होता है कि वेल मेरे ख्याल से आपको इतना ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं, इतना ज़्यादा रूथलेस होने की क्या ही ज़रूरत है। लेकिन हम देखते हैं ये देख के जो होंग होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है और बोल रहा था कि अब ए बूढ़े मॉन्क मुझे पता है कि तू क्या करना चाह रहा है, समझा कि मैं तेरे ट्रिक्स से हर एक
ट्रिक से वाकिफ़ हूँ। मुझे पता है कि तू सबसे पहले जो अपने क्या बोलते हैं फेदर इमोर्टल सेट की मदद करना चाह रहा था कि तो उनका जो उनके ऊपर जो एक ओ है बोले तो एक फ़ेवर है वो ले सके, क्यों है ना? और ये सब चीज़ें जो भी ट्रिक्स तू कर रहा है ना, वो सभी सोच के मेरे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। हम देखते हैं ये सुन के जो वहीं पे जो ओल्ड मॉन्क होता है वो बोल रहे थे कि वेल मेरे ख़्याल से बेनिफैक्टर बोले तो ये यार ये इनका स्टाइल अलग ही होता है बोलने का। वो बोल रहे थे कि बेनिफैक्टर, मेरे ख़्याल से आप जो वो अपनी औकात से बाहर जा रहे हो और मेरे ख़्याल से आपको ये नहीं पता कि जो दूसरे लोग उन सबका रिस्पेक्ट कैसे करना है। और मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि आप अगर ऐसा ही करते रहे तो डिमोनिक पाथ जो उस पे आ जाओगे। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप यहीं पे रुक जाओ। लेकिन हम देखते हैं ये सुन के तो अपने होंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है और वो बोल रहे थे कि यार जब मैं तुम्हें पता है जब मैं सेंट्रल डोमेन में था तो सबसे ज़्यादा हेट पता है किसको करता था? तुम जैसे लोगों को, पास्टर लोगों को जो कि सिर्फ मोरल आर्गुमेंट करना जानते। और ये सभी सोच के मेरे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता। और अब मुझे ये बता आखिर गलती क्या है डिमोनिक साइड को ज्वाइन करने में? और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तू मेरे को लेक्चर दे, समझा? और हम देखते हैं फाइनली जो वो क्या बोलते हैं मोंग होता है वो अपनी आंखों को अच्छी तरीके से खोल लेता है और बोल रहे थे कि वेल तू सच में एक नंबर का पागल है। और मेरे ख्याल से ये जो ओल्ड मोंग है अपनी बात पढ़ रहा है, ये जो ओल्ड मोंग है वो तुझे इनलाइटन करना चाहता है। और फिर यही बोल के हम देखते हैं वो जो अपना अटैक होता है वो लिटिल होंग के ऊपर करने लगता है। और फिर वहीं पे जो होंग होता है वो मन में बोल रहा होता है कि वेल ये जो ओल्ड मोंग का और है वो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और ये असल में क्या बोलते हैं बॉडी इंटीग्रेशन के पीक स्टेज पे है। और फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है उसके बीच में आ जाता है और बोल रहे थे कि ओहो दिखने में ऐसा लग रहा है कोई जो है मेरे डिसाइपल को बोली करना चाहता है, क्यों है ना? उसको देख के वहीं पे जो ओल्ड मोंग होता है वो रुक जाता है और बोल रहे थे कि वेल मैं बस तुम्हारा मेरे से जूनियर जो उसको कुछ गाइडेंस देना चाह रहा था। फिर हम देख के जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे कि गाइडेंस देना चाह रहा था तो उसके लिए क्वालिफाई भी नहीं करता है। फिर वहीं पे हम देखते हैं वहीं पे जो होंग होता है वो मन में बोल रहे थे कि वेल हाँ ये सही बोल रहा है क्योंकि मैं एक इमोर्टल बन चुका हूँ जो कि दोबारा से रिकल्टिवेट कर रहा है और तेरे ऐसा बंदा जो कि सिर्फ एक बॉडी इंटीग्रेशन लेवल का बंदा है वो मेरे को देगा। फिर वहीं पे हम देखते हैं पीछे से जो अपना होंगी होता है वो बोल रहे थे कि मास्टर आपका शुक्रिया मदद करने के लिए, ये जो डिसाइपल है वो इसको मोंग को नहीं हरा सकता क्योंकि मेरे पास उतना पावर ही नहीं है और मैं ये चाहता हूँ कि आप जो हो इस ओल्ड मोंग को अच्छे से मजा सिखाओ। क्योंकि जब मैं ये बोट जब भाग रहा था जो कि फेदर इमोर्टल सेट का उसको मारने वाला था लेकिन बीच में ये ओल्ड मोंक जो है वो आ चुका था। और वहीं पे हम देखते हैं जो ओल्ड मोंक होता है वो बोल रहे थे कि वेल प्लीज़ मर्सी दिखाइए जरा अमित भाव। और वहीं पे ओल्ड मोंक जो होता है वो बोल रहे थे कि आपको इतने ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप मेडिटेट कीजिए, अपने मन को शांत रखिए। और बहुत ही बकवास कर रही है, मेरे को इतना बकवास बोलना अच्छा नहीं लगता। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे कि हे ओल्ड मंक आखिर ये इतना हाई एंड माइटी क्या ही बन रहा है अपने आप को, वहीं पे रुक जा, समझा क्या? और हम देखते हैं जो ओल्ड मंक होता है ये सुन के उसे भी पसीने आने लगते और बोल रहे थे कि क्या हुआ, इसका मतलब क्या है? और वहीं पे हम देखते हैं जो अपना ओल्ड मंक होता है वो मन में बोल रहे थे कि वेल इसे पता नहीं है क्या कि मैं बुद्धिस्ट फोर्स से आता हूँ जो कि टेम्पल सबसे ज़्यादा काफ़ी बड़ी फोर्स है ईस्टर्न डोमेन के अंदर। अभी अभी जस्ट तूने जो है फेदर इमोर्टल साइड को ऑफेंड किया कि अब तू मेरे जो टेम्पल है उसको भी ऑफेंड करना चाहता है कि। और लेकिन हम देखते हैं ये सुन के जो अपना हीरो होता है काफ़ी हैरान हो जाता है और मतलब बोले तो हैरान नहीं काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोल रहा था कि तू सच में काफ़ी ज़्यादा कनिंग है, बोले तो काफ़ी चालाक है, तुझे ये पता है कि कहाँ पे क्या फेवर ले रहा है लेकिन यहाँ पे जितना भी तेरा स्कीमिंग है वहीं पे ख़त्म होता है क्योंकि तू यहाँ पे मरने वाला है। फिर हम देखते ये सुन के जो ओल्ड मंक होता है वो बोल रहे थे कि वेल मेरे ख्याल से आप काफ़ी ज़्यादा आगे जो है वो जा रहे हैं। अब ये सुन के जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे तो क्या हो गया अगर मैं काफ़ी आगे जा रहा हूँ तो है तुझे क्या ही है। और हम देखते हैं यही बोल के जो अपना हीरो होता है वो काफ़ी बड़ा एनर्जी से बना हुआ पंच होता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन ये देख के जो अपना ओल्ड मोंक होता है वो अपना एक जो गोल्डन बेल शील्ड होता है उसको एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन हम देखते हैं अपने हीरो का जो पंच होता है उसको डेफिनेटली बोले तो अपना जो हीरो का जो पंच होता है उसको शील्ड को काफ़ी इजीली तोड़ देता है और उस मोंक को भी लगता है। लेकिन पीछे से हम देखते काफ़ी सारे जो ओल्ड मंक के स्टूडेंट होते हैं वहाँ पे आ चुके होते हैं। और फिर वहीं पे जो ओल्डेस्ट मंक होता है वो बोल रहे थे कि ठीक है अगर तुझे इतना ही आगे जाना है तो मुझे माफ़ कर देना। और हम देखते हैं वो अपना कोई एक स्पिरिचुअल वेपन होता है उसको निकाल लेता है और फिर यहीं पे बोल रहे थे कि अब मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका हूँ, अब तुझे यहीं पे छोड़ूंगा नहीं। और यही बोल के वो अपना एक क्या बोलते हैं
एक उसका भी एक काफ़ी बड़ा अवतार होता है जो कि बुद्धा का होता है। वो और उस स्पिरिचुअल वेपन के कारण उसका जो लेवल होता है वो भी इंटीग्रेशन के परफेक्ट स्टेज पे आ चुका होता है, और साथ में जो अवतार होता है उससे मिलके उसका पावर लेवल और भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये देख के इस अवतार, इसको अवतार बोलो या धर्मा बोलो, दोनों एक तरह से ही होता है, सेम ही है मेरे ख्याल से। और वहीं पे हम देखते हैं जो एक बंदा होता है वो बोल रहे थे कि ये तो जो क्या बोलते हैं बुद्धिस्ट टेम्पल है उसका एक धर्मा फॉर्म है जो कि डिवाइन, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिवाइन एबिलिटी आता है। और जो स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट है वो भी एक थर्ड ग्रेड का स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट है। अब मेरे ख्याल से ऐसा लगता है जो ई जुलिन है वो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि जो ई जुलिन है वो भी परफेक्ट है इंटीग्रेशन रिलम बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज पे। अब देखते हैं आखिरकार ये क्या कर पाता है, क्योंकि जो बुद्धिस्ट का टेम्पल है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल में आता है। और फिर हम देखते हैं वहीं पे जो ओल्ड मंक होता है वो बोल रहे थे कि ई जुलिन अब तेरे को तेरे किराए का जो पछतावा होगा वो होने वाला है। और वहीं पे वो जो अपना अटैक होता है वो कर देता है, काफ़ी पावरफुल अटैक होता है। और हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो बोलता है इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छा अटैक है, चलो कोई बात नहीं। और तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं मेरे प्यारे कॉफिन आ जा तू। और फिर तभी हम देखते हैं जो अपने हीरो को इनाम में हेवन बर्निंग कॉफिन मिला होता है वहाँ पे आ चुका होता है, और उसमें से भी काफ़ी टेरिफाइंग एनर्जी जो होती है वो एमिट हो रही होती है। और फिर जैसे ही अपना हीरो उस कॉफिन को खोलता है वो जो भी अटैक होता है वो उस कॉफिन के अंदर चला जाता है। और ये देख के जो ओल्ड मंक होता है वो भी काफ़ी हैरान हो जाता है, और अपना जो हीरो होता है वो मन में बोल रहता है मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि जब मैं अपना क्या बोलते हैं ब्रेक थ्रू कर लूँगा अपने कल्टीवेशन में, तो ये जो थर्ड गेट का स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट जो है वो भी सिक्स गेट के स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये देख के जो अपना हीरो होता है उस ओल्ड मंक को बोलते हैं क्या हुआ, क्या तेरा यही था डिवाइन एबिलिटी, क्या तेरा और अटैक नहीं कर सकता क्या। और हम देखते हैं जो अपना कॉफिन होता है वो जितने भी डिसेबल्स होता है उन सबको शक करने लगता है, अपनी तरफ बुलाने लगता है। और वहाँ पे जितने भी डिसेबल्स होते हैं ओल्ड मंक के वो बोल रहे थे कि मास्टर मुझे मुझे बचा लीजिए, और ये जो आर्टिफैक्ट है वो सच में काफ़ी ज़्यादा इविल है, ये हम सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहा है। और वहीं पे जो ओल्ड मंक होता है वो बोल रहे थे कि तुम सभी लोग ये बंदा, ये डिमोनिक कल्टिवेटर, इसको मार डालो। और वहीं पे हम देखते हैं लेकिन वो जो बंदे होते हैं वो वहीं पे खड़े रहते हैं और मन में सोच रहे थे क्या इस बंदे को मार डालो, क्या ये बंदा पागल है, इसे लगता है कि हम यहाँ पे इस हालत में कि इस बंदे को यहाँ पे मारेंगे। और वहीं पे पीछे जो अपना होंग होता है वो अपने हीरो को देख के मन में बोल रहे थे कि ये बंदा सच में, इसके पास काफ़ी सारी जो उसके बैकअप प्लान है वो अभी भी पड़े हुए हैं। और फिर हम देखते हैं जब वो ओल्ड मंक का पता चल जाता है कि हाँ भाई वो इसका मुकाबला नहीं कर सकता, तो वो बोलने लगता है कि बेनिफैक्टर ही तुमने पहले जो फेदर इमोर्टल सेक्ट है उसको अपना एनिमल जो है वो बना लिया, और तब अब क्या तुम हमारे जो बुद्धिस्ट सेक्ट है जो कि ईस्टर्न डोमेन में आता है, जो कि काफ़ी टॉप फोर्स में आता है, उसको भी अपना जो एनिमी है वो बनाना चाहते हो। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि तुझे क्या पता है कि मैं सबसे ज़्यादा हेट किसको करता हूँ, तेरे जैसे हाइपोक्रेटिक लोग को मेरे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, तेरे जैसे बंदों को देख कर ही, बस यहाँ पे बात खत्म और तेरा काम खत्म। और वहीं पे हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है वो अपने पावर को बढ़ाता है और जो बुद्धिस्ट होता है उस कॉफिन के अंदर चला जाता है, और तभी जो कॉफिन होता है वो बंद हो जाता है और जितना भी एनर्जी होता है वो प्योरीफाई करके अपने हीरो को दे रहा होता है। और फिर अपना जो हीरो होता है वो बोलते हैं कि हाँ अब यहाँ पे कौन है जो कि मेरे सामने खड़ा होगा। तो भाई लोगों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और 7 आ रहा।